हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है आखिर मेरा गुनाह क्या था। मैडम, हमें उम्मीद था जल्दी सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी नई नई शादी को समझने और गृहस्थी बसने में थोड़ा समय तो लगता ही है। इसलिए हम बार बार अपनी बेटी को यही समझाते रहे, बिटिया रूपा, सही समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है। ससुराल में हमें क्या पता था ये सब हो जाएगा। कंधे पर रखे गमछे को मुंह में दबाकर रोते बिलखते, कभी अपना आंसू पोंछते रमेश जी पुलिस अधिकारी को ये बात बता रहे थे। तभी पुलिस अधिकारी ने अगला सवाल किया, आप किस किस के नाम शिकायत दर्ज करना चाहते हैं और आपने अपनी बेटी को क्या क्या दिया था? सभी सामानों की लिस्ट भी लिखवा दीजिए जिससे उन दहेज लालचियों को सजा दिलाई जा सके। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, असली गुनहगारों को सजा अवश्य होगी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। तभी अस्पताल की दीवार से टेक लगाए आसमान की तरफ देखता, कभी अपने खुले हाथों की मुट्ठी बनाकर दीवार को मारता तो कभी नीचे जमीन को देखता और दाने पैर के अंगूठे के नाखूनों से जमीन को खुदेरता। गुस्से को अपने अंदर ही अंदर पीता। रूपा का छोटा भाई नमन बोल पड़ा, मैडम, हम लोगों ने अपनी बहन को कुछ भी नहीं दिया। सब मुड़कर नमन की तरफ देखने लगे। तभी रमेश जी ने कहा, क्या कुछ भी बदहवासी में बोले जा रहा है? मैडम, बहन के दुख ने इसको पागल बना दिया है, ये अपने होश में नहीं इसलिए ऐसा बोल रहा है। नमन बोला, नहीं पापा, मैं अपने पूरे होशो हवास में ये बोल रहा हूँ। इधर आज किसी का भी दुख रूपा की दुख से ज्यादा नहीं था। अस्पताल इमरजेंसी रूप में भर्ती रूपा के शरीर और मन के घाव इतने गहरे थे कि वो अपनी आंखों से गिरते आंसू भी नहीं पोंछ सकती थी। उसका सूखता गला पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था। भूख के मारे पीठ की अथड़ियां भी आपस में चिपक कर जैसे एक दूसरे से इस दुख और भूख प्यास को बर्दाश्त करने के लिए कह रही थी। पूरा शरीर मार पीट कर आग में जला दिया गया था। कुछ बचा था तो वो थी उसकी सांसें और लड़खड़ाती आवाज जो बार बार चीख कर सिर्फ एक ही सवाल कर रहे थे कि आखिर मेरा गुनाह क्या था? किस बात की मुझे इतनी बड़ी सजा दी गई? क्या एक बेटी होना मेरा जुर्म था या बेटी से बहू बनना मेरा जुर्म था या चुपचाप माता पिता की इज्जत समाज में बचाने के लिए ससुराल वालों का अत्याचार बर्दाश्त करना मेरा जुर्म था? कौन देगा मेरे सवालों के जवाब? किससे पूछूं मैं ये सारे सवाल? कौन देगा जवाब? तभी अपनी बात को आगे बढ़कर नमन ने कहा, मैडम, 10 लाख नगद, कार, घर गृहस्थी का सारा सामान, सुई से लेकर गैस और पलंग तक, महंगे से महंगे ब्रांडेड कपड़े, सोने चांदी के जेवर, कुल मिलाकर कम से कम मेरे पिताजी ने 30 लाख से ज्यादा का खर्च किया शादी के समारोह और स्वागत में। लेकिन ये सब मेरी दीदी के लिए नहीं, खुद की इज्जत समाज में दिखावे और उन अनजान लोगों के लिए किया, क्योंकि दीदी के लिए तो इनके पास कभी पैसे होते ही नहीं थे। दीदी ने जब जब इनसे कुछ मांगा, चाहे वो पढ़ाई हो या खुलकर जीने का अधिकार और खुद के फैसले लेने का अधिकार, इनके पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था। हर बार ये अपना और कभी समाज के नाम का दुखड़ा ही सुना देते उनके, और वो चुपचाप एक अच्छी बेटी की तरह पिता की आज्ञा का पालन करने में लग जाती। दीदी की ये हालत भी इनकी ही आज्ञा और समाज में इज्जत की वजह से ही है। दीदी ने जब इनको बताया कि उनको ससुराल वाले मारते हैं, गालियां देते हैं, जीजा जी हर वक्त नशे में होकर मारते पीटते हैं, तो इन्होंने उनको वापस नहीं बुलाया। पता है क्या कहा? बिटिया, नए घर में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना होता है। अब तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन अगर तुम ससुराल छोड़कर वापस आ गई तो समाज में बहुत बेइज्जती होगी, लोग तुम्हें ही दोषी कहेंगे। चिंता मत करो, अभी सब नया नया है लेकिन जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। इनको तो हमेशा समाज का डर और अनजान लोगों पर भरोसा था, जिन्होंने दीदी की आज ये हालत कर दी कि आज वो जिंदगी और मौत के बीच सूझ रही है। इसलिए तो उनके मुंह खोलने से पहले उनकी मुराद इन्होंने हमेशा पूरी की
और दीदी के बार बार मुंह खोलने पर उनको चुप करा दिया गया और वो खाली हाथ ही रह गई। वो तो उड़ना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन इनका समाज इनकी एक बेटी को ये सब करने की इजाज़त नहीं देता था, इसलिए उन्होंने भी नहीं दिया और बिना उनकी इच्छाओं को जाने पूछे एक अनजान घर में उनका रिश्ता एक कप चाय पर बात करके तय कर दिया। मैं भी आज बहुत हिम्मत जुटाकर ये बोल रहा हूँ, लेकिन कभी उनके हक के लिए नहीं बोल पाया। भाई होने के नाते मैंने भी अपना कर्तव्य नहीं निभाया, तो अब रो कर क्या फ़ायदा। अगर आज दीदी बच भी जाए तो भी वो इन लोगों पर बोझ और ख़राब किस्मत की ही कही जाएगी। लोगों के ताने बातें उन्हें हर रोज़ थोड़ा थोड़ा मारेगा। मैडम, आप एक महिला हैं तो दूसरी महिला का दर्द भी अच्छे से समझ रही होंगी, तो आप बात अपने दिल से पूछिए कि असली गुनहगार कौन है, किस किस के खिलाफ किस किस जुर्म में FIR और दर्ज की जानी चाहिए और क्या सजा मिलनी चाहिए। अस्पताल में नमन की बातें सुनकर एक सन्नाटा सा पसर गया। तभी सामने से दौड़ती भागती नर्स आई और रमेश जी को आकर कहा, चलिए, आपकी बेटी आपसे मिलना चाहती है, समय बहुत कम है। जमीन पर बैठे रमेश जी हाथ में लिए गमछा कंधे पर रखते हुए तेज कदमों से अस्पताल के कमरे की तरफ भागते हुए गए। आज वो बेटी का हाथ भी पकड़ नहीं सकते थे, क्योंकि आग ने उस हाथ को अपने आगोश में लेकर जला डाला था। रूपा ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, पिताजी, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने आपकी कही हर बात मानी। आपने और उन लोगों ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। फिर भी पता नहीं किस बात से नाराज हो गए। भूलकर सिर्फ चाय में चीनी ही कम डाली थी। मैंने उस बात की माफ़ी भी मांगी। मैं आपकी अच्छी बेटी हूँ ना पापा। लेकिन एक बात कहूँ, अगले जन्म में मुझे अपनी बेटी नहीं बेटे के रूप में जन्म देना। कहते हुए रूपा की सांसें उखड़ गई और रमेश जी बेटी की ऐसी हालत देखकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। दोस्तों, कहानी के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि बेटियों को किसी पर आश्रित नहीं, आत्मनिर्भर बनाइए। दहेज के लिए पैसे मत जोड़िए, शिक्षा के लिए पैसे बचाइए और बेटियों को पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा ही समाज में किसी अपराध को खत्म करने का सशक्त माध्यम है। इसलिए बेटा बेटी की परवरिश और शिक्षा में समानता लाकर ही समाज में बदलाव संभव है।